नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में मायावती के निर्देश। पार्टी का जनाधार बढ़ाने की करे कोशिश, चुनाव में अच्छे नतीजों का हो पूरा प्रयास। 2024 के लिए मिशनरी लोगों को आगे करे, चुनावी वादा खिलाफी की लोगों में चर्चा। तो विकास कार्य न होने से जनता परेशान है, गरीबों, किसानों और श्रमिकों का बुरा हाल है। पहलवानों के मुद्दों पर सरकार का गलत रवैया, तो सरकार के रवैये से लोगों में नाराजगी है। अभी से हर तरफ की तैयारी करना जरूरी है। दलितों, आदिवासियों और गरीबों की उपेक्षा हो रही है। बसपा ही समाज का भला कर सकती है। तो मिशन 2024 की तैयारी में बीएसपी सुप्रीमो मायावती हैं और इस दौरान दिल्ली में ये महत्वपूर्ण बैठक ली, जहां तमाम प्रदेशों के पदाधिकारी पहुंचे हुए थे। तो इस दौरान पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा के तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, दिल्ली में बीएसपी सुप्रीमो की ये बैठक कहीं ना कहीं कई सारे संदेश दे रही है और इसके साथ ही 2024 में किस तरह उतरना है, इसकी तैयारी तेज हो चुकी है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब के स्टेट के जो जिला पदाधिकारी थे उनके साथ में आज बैठक की है और बैठक में कई कड़े निर्देश जारी किए गए। यानी कि साफ तौर पे राजनीति के हालात को देखते हुए उन्होंने समीकरण घटनाओं को मंथन किया है। इसके साथ साथ पार्टी के जनाधार को कैसे बढ़ाना है उसको लेकर के चर्चा की गई। आसानी के साथ है कि 2024 को लेकर के लोकसभा चुनाव होने और लोकसभा चुनाव से पहले क्या रिजल्ट आना है उस पर चर्चा की गई है। हरियाणा से गठबंधन सरकार में भी आपसी तनाव है, उसको लेकर के भी चर्चाएं की गई। इसके साथ साथ पंजाब की अगर बात करते हैं तो पंजाब में स्थिति को देखते हुए बसपा सुप्रीमो ने हार की जो रणनीति थी उस पर चर्चा की है। साथ ही साथ में और जो जिले राज्य हैं जहां पे चुनाव होने हैं उन चुनावों को लेकर के भी मतगणना तेज होती नजर आ रही है। यानी साफ है कि बीएसपी की जो उम्मीदें हैं कि मुस्लिम वोट बैंक, दलित वोट बैंक वो उनके खेमे में पूरी तरीके से आए, उसको लेकर के पूरी तरीके से रणनीतियां तैयार कर रही है बसपा। और इसके साथ ही साथ में अपने जनाधार को आगे और बढ़ाना चाहती हैं, उन लोगों को साथ पार्टी में जोड़ना चाहती हैं जिनका जिले में एक अच्छा वर्चस्व है, लोगों के साथ में अच्छा जुड़ाव है और लोकप्रिय नेता हो, तो उनको अपने साथ में जोड़ करके पार्टी को आगे बढ़ाने की कदम कर रहे हैं, साथ निभा रहे हैं। इसके साथ ही साथ में कई मुद्दों को लेकर के भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। यानी कि केंद्र सरकार को घेरते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि दलित, आदिवासी, गरीब, श्रमिकों को और महंगाई जैसे बड़े मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरे, इसके साथ ही साथ में सरकार को आगे बढ़ाए। यानी साफ है कि अपनी ताकत को प्रबल करने के लिए बसपा सुप्रीमो की ये बैठक काफी खास मानी जा रही थी, क्योंकि जिस तरीके से आने वाले समय 2024 के चुनाव है तो 24 के चुनाव की तैयारियों में बसपा सुप्रीमो पूरी तरीके से लग गई हैं। जी ठीक है संदीप, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी गेस्ट हाउस से निकलकर मंगौली गांव पहुंची, ग्रामीणों से मुलाकात कर क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जानकारी ली। वहीं स्मृति ईरानी ने कहा कि एक सांसद गांव-गांव घूम रहा है और प्रधान के पास गांव घूमने का समय नहीं है। ग्रामीण महिलाओं ने स्मृति ईरानी को रो रो कर अपनी समस्याओं को बताया। वहीं स्मृति ईरानी ने समस्याओं का निराकरण करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। राम भक्तों के लिए विशेष ट्रेन चलाने की योजना। विहिप राम भक्तों को लेकर आग्रह पत्र लिखेगा। तो राम भक्तों के लिए देश भर से विशेष ट्रेन चलाने की मांग की गई है। प्रांतवार कराए जाएंगे अयोध्या में रामलला के दर्शन। हर प्रांत के राम भक्तों के लिए ठहराव की व्यवस्था। अयोध्या में 2-2 दिन ठहराव की व्यवस्था की मांग की गई है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल का पार्टी नेताओं को आदेश। 12 जुलाई को कांग्रेस पदाधिकारी करेंगे मौन सत्याग्रह। मौन सत्याग्रह के जरिए राहुल गांधी के साथ एकजुटता का संदेश। गांधी प्रतिमा के सामने मौन सत्याग्रह करेगी पार्टी। तो कार्यकर्ता इस मौन सत्याग्रह में शामिल होंगे। सभी मुख्यालयों में मौन सत्याग्रह करने के कांग्रेस नेता के ये आदेश, जहां पर सभी कार्यकर्ता मौन सत्याग्रह करते हुए नजर आएंगे। तो सभी मुख्यालयों में ये मौन सत्याग्रह आयोजित किया गया है। तो कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल का पार्टी नेताओं को आदेश। 12 जुलाई को कांग्रेस पदाधिकारी करेंगे मौन सत्याग्रह।
अब खबर दिल्ली से है, जहां दो प्रमुख रेलवे स्टेशन पर बंद हुई बैटरी कार की व्यवस्था। नई दिल्ली और आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर बंद हुई है व्यवस्था। बुजुर्ग और बीमार व्यक्तियों को कोई परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना, तो रेलवे के अधिकारियों ने जल्द शुरू करने की बात कही है। तो आपको बताते चले कि बैटरी कार की व्यवस्था से कहीं ना कहीं लोगों को सुविधाएं थी और अब ये व्यवस्था बंद कर दी गई है, जिसे लेकर बुजुर्गों में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि रेलवे विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि जल्द ही ये सेवा शुरू कर दी जाएगी। तो नई दिल्ली और आनंद विहार में बैटरी कार की सेवा थी, जहां लोग आसानी से प्लेटफॉर्म पे पहुंच पाते थे, लेकिन इस सेवा को बंद कर दिया गया है, जिसे लेकर रेलवे विभाग के द्वारा ये कहा गया है कि जल्द ही इस सेवा को शुरू किया जाएगा। तो दो प्रमुख रेलवे स्टेशन पर बंद हुई बैटरी कार की व्यवस्था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का रोजमर्रा की जिंदगी में रोज कमाने खाने वालों से मिलने का सिलसिला जारी है। राहुल गांधी की ये दौड़ भारत जोड़ो यात्रा का अगला हिस्सा माना जा रहा है। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि राहुल की इस तरह की मुलाकातें कांग्रेस के लिए आने वाले चुनावों के लिहाज से बूस्टर डोज के तौर पर देखी जा रही है। तो ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां लगातार राहुल गांधी ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो रोजमर्रा के कामों से अपनी कमाई चलाते हैं। और देखिए, धान रोपते हुए किसानों से मुलाकात करते हुए और ट्रक चलाते हुए राहुल गांधी की ये तस्वीर अब वायरल हो रही है। तो हरियाणा में राहुल गांधी ने ट्रैक्टर चलाया, किसानों के साथ नजर आए राहुल गांधी। लगभग 170 साल पहले मुंबई और ठाणे के बीच जब पहली ट्रेन चली, तब लोगों में जैसी खुशी देखी गई, कुछ वैसा ही उत्साह बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर गोरखपुर से लखनऊ के बीच शुरू हुई वंदे भारत एक्सप्रेस में देखने को मिला। चाहे बात अंदर बैठे यात्रियों की हो या फिर रूट के अलग अलग स्टेशनों पर ट्रेन को देखने के लिए खड़े लोगों की है, सभी अंदर गजब की दीवानगी दिखी। हजारों लोग वंदे भारत की बस एक झलक देखने में बेताब थे। दरअसल देश की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन भारत एक्सप्रेस गोरखपुर से अयोध्या होते हुए बाराबंकी पहुंची, जहां बाराबंकी के सांसद उपेंद्र सिंह रावत, पूर्व विधायक शरद अवस्थी, भाजपा नेता नवीन सिंह के साथ हजारों लोगों ने पुष्प वर्षा और भारत माता की जयकारों के साथ पूरी गर्मजोशी से वंदे भारत का स्वागत किया। बाराबंकी का जो माहौल था रेलवे स्टेशन पर, करीब 1,500-2 हज़ार के आसपास वहाँ पर नागरिक इकट्ठा थे। मन में कौतूहल था उनके मन में कि वंदे भारत ट्रेन जो मोदी जी ने इस देश को समर्पित की है, किस तरीके की ट्रेन होगी, कैसी ट्रेन होगी, ये देखने के लिए लोग लालायित थे। भारी संख्या में लोग जमा थे बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर। लोगों ने ट्रेन का स्वागत किया, फूल वर्षा करके वंदे भारत ट्रेन का स्वागत किया। हमारे साथ कुछ लोग ट्रेन पर बैठ करके लखनऊ तक यात्रा भी कर रहे हैं। तो ट्रेन में यात्रा करते हुए एक सुखद अनुभूति हो रही है और वो बात याद आ रही है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की कि उन्होंने कहा था कि जब देश आज़ादी के 100 साल पूरे कर रहा होगा, उस समय हम विकासशील देश नहीं बल्कि विकसित राष्ट्र की श्रेणी में जाकर के खड़े होंगे। आज बाराबंकी का जो हम लोग को बहुत एक्साइटेड है। हम लोग क्या सोचा है, कैसी ट्रेन है? बहुत अच्छी है, प्राइम मिनिस्टर ने चलाई है, बहुत अच्छी होगी। मोदी जी ने सरप्राइज दिया है इस रूट पे वंदे मातरम के लिए, कैसा क्या फील हुआ? बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग देखिए ना, कब से हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। हम लोग 7 बजे आप यहाँ की भीड़ देख के लगा सकते हैं अंदाजा। मोदी जी क्या कहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे हैं मोदी जी ने सौभाग्य दिया ना इस रूट पे वंदे मातरम के लिए, क्या कुछ कहना है? बहुत ही अच्छा काम किया है। और क्या, चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। छोले में अगर सही मसाले हो ना, तो आती है असली खुशबू और असली स्वाद। और असली खुशबू और स्वाद के लिए गोल्डी छोले मसाले।
और मेरे रिश्तों की कहानी आप जरूर देखिए मेरी पिक्चर तरला में 7 जुलाई को सिर्फ ZEE5 पर। हमारी सरकार गरीबों को समर्पित है, गरीबों की है। गरीब कल्याण के लिए समर्पित डबल इंजन की सरकार कर रही है घर का सपना साकार। साथ ही माफियाओं से जमीन मुक्त करवाकर गरीबों के लिए बन रहे पक्के आवास और पूरे देश में बनी मिसाल। भाइयों बहनों, ये जीरो टॉलरेंस की नीति का ही परिणाम है। पेशेवर माफिया और अपराधियों की जमीनों को कब्जों से मुक्त करके उन पर गरीबों के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना से 6 साल में उत्तर प्रदेश के 54 लाख से अधिक गरीब परिवारों को पक्का आवास मिला है। इसके साथ ही मुफ्त बिजली कनेक्शन, गैस कनेक्शन, शुद्ध पेयजल आदि की सुविधाएं भी मिल रही हैं। उन्होंने मुझे रहने के लिए एक छत दिया है। मैं आज थोड़ी खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सपने कर रही साकार डबल इंजन की सरकार। क्यों हो गया आज झूठ से सामना? कौन सा झूठ? जो इतने सालों से आपके झूठ पेस्ट ने ओरल केयर के बारे में बताया है, जिससे मिली आपको सिर्फ केमिकल वाली झूठी सफाई। तो फिर सच क्या है? ट्रूथ पेस्ट पतंजलि दंत कांति। आयुर्वेद और साइंस ने मिलकर बनाया है इसे। इसकी 16 जड़ी बूटियों से मिले आपके दांतों और मसूड़ों को कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। केमिकल्स हटाइए। नीम, हल्दी, चंदन, एलोवेरा, मंजिष्ठ, पाम व कोकोनट ऑयल आदि से निर्मित पतंजलि बाथ सोप अपनाइए। कुदरती स्वच्छता व सौंदर्य पाइए। क्या साइकिल से उतरकर कमल दल के साथ होंगे यूपी के चौधरी? रोटी सेकने वाले पहले जिलाधिकारी बने सहारनपुर के कलेक्टर। प्रमुख सचिव साहब के अमृत से यूपी की सड़कें बनी तालाब। कप्तान साहब की नींद है जो टूटती ही नहीं। आज रात 8 बजे सरकार में देखिए रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे के साथ सिर्फ न्यूज़ 1 इंडिया पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर हरियाणा से है। हरियाणा के चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर ने कृषि मंत्री जेपी दलाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जेपी दलाल में थोड़ी भी शर्म बाकी है तो बीजेपी बिजली की समस्या को सुलझाएं। उन्होंने कहा कि हरियाणा की बिजली की समस्या का समाधान केवल अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं। बिजली की समस्या को सुलझाने का बीजेपी सरकार की कोई नियत नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली और पंजाब में बिजली रोज आती है और वो भी मुफ्त है। हरियाणा के लोग अच्छे से जानते हैं कि अगर उनकी बिजली की समस्या का कोई समाधान कर सकता है तो हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल जी हैं। जेपी दलाल जी अगर सही मायने में अरविंद केजरीवाल जी को रोकना चाहते हैं तो उन्हें हरियाणा के लोगों की बिजली की समस्या का तुरंत समाधान करना चाहिए। जेपी दलाल और भारतीय जनता पार्टी सरकार की ऐसा लगता है कोई नीयत नहीं कि लोगों की वो समस्या का समाधान करें। मैं जेपी दलाल जी से कहना चाहूंगा कि अगर थोड़ी शर्म बची है तो इन लोगों को हरियाणा के लोगों की बिजली की समस्या का समाधान करना चाहिए। बिजली संकट से लोगों को उभारना चाहिए। 7-8 महीने से जो ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं दिए वो कनेक्शन देने का काम करें। 9 साल से जो आज भी ढानियों में बिजली नहीं पहुंची है वो बिजली दें। अस्पतालों के लंबे जो कट लगते हैं उनसे निजात दिलाने का काम करें और सुनिश्चित करें कि जैसे दिल्ली और पंजाब में सस्ती बिजली मिलती है, फ्री की बिजली मिलती है, वैसा मॉडल इस हरियाणा के अंदर लागू करें। नालंदा में सीएम नीतीश राजगीर दौरे पर रहे और वे राजगीर में 18 जुलाई से शुरू हो रहे राजगीर मलमास मेला की तैयारी का जायजा लिया। वे मेला शुरू होने के पहले दूसरी बार राजगीर पहुंचे हैं। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा भी लगातार मलमास मेला की तैयारी को लेकर निरीक्षण किया जा रहा है। आने वाले श्रद्धालुओं की किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए स्टेट गेस्ट हाउस मैदान में टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा राजगीर स्थित सरस्वती नदी और वैतरणी नदी की अड़ाही
कर घाटों का जीर्णोद्धार कराया गया है। राजगीर आने वाले श्रद्धालुओं को पहली बार पीने के लिए शुद्ध गंगाजल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए जगह जगह गंगाजल के नल की व्यवस्था की गई है। ड्रीम औरंगाबाद जिले के सोननगर रेलवे जंक्शन स्टेशन पर वर्चुअल मोड में लोकार्पण किया गया। 5,705 करोड़ रुपए की लागत वाले डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को केवल मालगाड़ियों का परिचालन किया गया। प्रधानमंत्री ने अपने वर्चुअल मोड के दिए गए संबोधन में इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को देश के विकास का एक और महत्वपूर्ण कड़ी बताई गई है। उन्होंने कहा कि इस रेल लाइन के चालू होने से देश के विकास को गति प्राप्त होगी, सामान वहीं परिवहन ज्यादा सुलभ हो सकेगा। इससे रेल को बहुत फायदा होगा। जो पावर हाउसेस के लिए खोल जाती थी हमारे जो IR के ट्रैक्स, वो सैचुरेटेड हो गया था, जिसके कारण कि नए कोचिंग ट्रेन्स को नहीं चला पा रहे थे। इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि आधी लोड जो है इंडियन रेलवे के ऊपर थी वो DFCC के पे आज शिफ्ट हो चुकी है और इसके बाद और भी शिफ्ट हो जाएंगे इस पर। तो इससे हम नई गाड़ियाँ और ये जो इंडियन रेलवे की जो लाइन है उसको और चला पाएंगे। इससे रेल को बहुत फ़ायदा होगा। जो पावर हाउसेस के लिए खोल जाती थी हमारे जो पटना में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और विभाग के सचिव IAS के पाठक के बीच पीत पत्र को लेकर जारी विवाद में अब बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह की एंट्री हो गई है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह के समर्थन में सुधाकर सिंह पूरी तरह से उतर आए हैं। उन्होंने के पाठक को निकम्मा अधिकारी बताया है और कहा कि क्या आपको लगता है कि के पाठक का कोई परफॉर्मेंस है? उन्हें जो भी जिम्मेदारियां आज तक दी गई हैं, कोई भी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं पूरा कर पाए हैं। सुधाकर सिंह IAS के पाठक पर बरसते हुए उन्हें निकम्मा अधिकारी बताते हुए उनकी बर्खास्तगी तक की मांग कर डाली। भागलपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने आए अमर प्रकाश द्विवेदी ने कहा कि यहां क्या व्यवस्था है और किन किन व्यवस्थाओं की जरूरत है, इसी उद्देश्य से भागलपुर स्टेशन का निरीक्षण करने आए हैं। इस दौरान GM ने यह भी बताया कि 450 करोड़ की राशि से भागलपुर रेलवे स्टेशन का विकास होगा। वहीं इस डिवीजन का सबसे बड़ा स्टेशन भागलपुर है। सबसे यात्री यहां से यात्रा करते हैं, इसीलिए यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए स्टेशन पर ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं बढ़ाने का लक्ष्य है, जहां उपलब्ध कराई जाएगी। 8 सोमवारी पड़ रही है, जिसमें श्रद्धालु कांवड़ियागण पहलेजा घाट से जल लेकर के यहाँ बाबा गरीब स्थान मंदिर में जलार्पण करेंगे। तो उसको लेकर के तमाम सुविधाएं और तमाम सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं और जो हमारे ज़िले की सीमा जहाँ से शुरू होती है वहाँ से लेकर हम लोगों ने मंदिर तक विभिन्न कैंप्स स्थापित किए हैं, जहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए पूरी सुविधा की व्यवस्था की गई है। और इसके अतिरिक्त भीड़ के नियंत्रण के लिए, भीड़ के सुगम प्रवेश और निकास के लिए भी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और रामदयालु सिंह कॉलेज, जिला स्कूल, DN हाई स्कूल, इन सभी जगहों पर व्यवस्थाएं की गई हैं और हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। और पुरुष बल भी है। हम लोगों की पूरी कोशिश होगी कि ट्रैफिक मैनेजमेंट का काम बहुत अच्छे से हम लोग करें। इसके अलावा जहां सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है वह कार्य भी पुलिस करेगी, क्राउड को मैनेजमेंट करने का भी पुलिस कार्य करेगी और इसके अतिरिक्त जो भी अन्य आवश्यकता पड़ेगी उसमें पुलिस अपना सहयोग करेगी। हम लोगों को आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इस 2 माह चलने वाले आयोजन में बड़े अच्छे से आप लोग मेहनत करके इसको सफलतापूर्वक संपन्न कराएंगे। असामाजिक तत्वों पर कैसे नजर रखी जाएगी? उसके लिए स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत पूरा जो हम लोग का टाउन एरिया है वो CCTV से कवरेज है। इसके अतिरिक्त अन्य जगह भी CCTV लगाए गए हैं। उसके माध्यम से हम लोग लगातार निगाह रखेंगे। जो हम लोगों का कंट्रोल रूम है वो 24 घंटे जारी रहेगा। उसमें हम लोग CCTV की फुटेज को भी लगातार चेक करते रहेंगे और पूरे शहरी क्षेत्र में पुलिस बल की तैनाती रहेगी, जिससे इन सबकी रोकथाम की जाएगी।
और पुरुष बल भी है। हम लोगों की पूरी कोशिश होगी कि चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।